देखो ये 5 जो है ना स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, बड़े बड़े सलाम साथियों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ग्राफ्स इन 1D मोशन। बट ग्राफ्स इन 1D मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमने इसके बेसिक्स को देखा, हमने इंट्रोडक्शन को देखा, चेंज एंड रेट ऑफ चेंज को देखा, स्लोप ऑफ अ ग्राफ को देखा, एरिया अंडर द ग्राफ को देखा, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बेसिक से समझा कि बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या, उसका मतलब जन्म कैसे हुआ, उसकी थिंकिंग डेवलप कैसे हुई। और एरिया अंडर द ग्राफ में हमने देखा कि इंटीग्रेशन कैसे जो है उसको कैसे सोचा गया, उसमें भी हमने देख लिया। अब हम नंबर 5 पे आते हैं, दैट इज ग्राफ इन 1D मोशन। जो हमारा इस चैप्टर का, इस टॉपिक का नाम ही है, दैट इज ग्राफ्स इन 1D मोशन। अब हम आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम ये ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, बट पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस ग्राफ्स इन 1D मोशन के बारे में। अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स की अभी 1D मोशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने मोटा मोटी क्या पढ़ा अभी तक। सर आपने कहा कि जब आपने इस चैप्टर की शुरुआत की तो आपने हमें पहले पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था, फिर डिस्टेंस पढ़ाया था, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बारे में हमने चर्चा की। तो मोटा मोटा हमने ये जो है ये 5-6 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है 7 फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ ली और इसके ऊपर चर्चा की, इसके ऊपर क्वेश्चंस की, इनको डेप्थ से समझा। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज एनालिटिकल मेथड। क्या था, जब अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो मैंने आपको बताया कि एनालिटिकल मेथड क्या होता है। ये एनालिटिकल मेथड था। अब हम यही पढ़ेंगे, पोजीशन, डिस्टेंस, यही से सब पढ़ेंगे, बट अब हम ग्राफिकली पढ़ेंगे। यानी अब हम किस मेथड पे आगे, ग्राफिकल मेथड पे आगे। क्या आएंगे, ग्राफिकल मेथड पे आगे। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल ग्राफ्स बनते हैं वो जरा देखो। पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। मतलब कि टोटल 9 ग्राफ्स जो है हमारे इस सिलेबस में है। ये पॉसिबल ग्राफ्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट आपको ये सारे के सारे 9 ग्राफ्स पढ़ने तो है, बट हर ग्राफ में आप वही समय नहीं दोगे जो आप, मतलब कहने के जा रहा हूं मैं, सपोज अगर आपने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ लिया तो आपको मान लो इसको पढ़ने में सपोज आधा घंटा लगा, तो क्या फिर डिस्टेंस और टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम को भी, ग्राफ को भी आधा घंटा आपको लगेगा? नहीं। अगर आपने ये समझा तो इन दोनों को आप 2-3 मिनट में समझोगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझोगे तो स्पीड टाइम ग्राफ खुद ब खुद समझोगे। फिर रहता है ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, ये सारे डिपेंडेंट। मतलब क्या कहना जा रहा हूं मैं कि आपको ये 9 ग्राफ्स तो सिलेबस में है, बट आपको मोटा मोटा क्या पढ़ना है, यही 6 ग्राफ आपको पढ़ने हैं। यानी पहले आपको पोजीशन टाइम, फिर वेलोसिटी टाइम, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ना है, फिर ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ पढ़ना है। अगर आप ये समझ गए तो ये दोनों आप खुद समझ जाओगे। अगर आप ये समझ गए तो मतलब 1 2 3 ग्राफ आप खुद ब खुद समझोगे जब आप ये 6 ग्राफ पढ़ोगे। ठीक है, तो हम ये 6 ग्राफ पढ़ेंगे और बाकी के जो 3 ग्राफ है हम खुद ब खुद पढ़ेंगे। और एक और बात ये है कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये बोलते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ कहो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहो, एक ही बात है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ही ग्राफ, एक ही ये दोनों जो ग्राफ है ना, एक ही ग्राफ नहीं है। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, भले ही स्मॉल डिफरेंस है, बट ग्राफ मतलब मान लो ऑप्शन में 0 आंसर है, ठीक है, मतलब आंसर, क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 है और ऑप्शन में 0 भी है 2 भी है। आपको मतलब अगर आपने पढ़ा होगा पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, आप कहोगे सर 0 आंसर है, जबकि उसका आंसर भले ही माइन्यूट चेंज है बट अलग तो है। ठीक है ना, पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अलग सेम नहीं होता है, ये डिफरेंट होता है। ये भी मैंने कंफ्यूजन आपको दूर कर, कैसे होता है वो तो हम बाद में बात करेंगे, क्या डिफरेंस है ना, वो तो हम बाद में देखते हैं। तो ये 6 ग्राफ्स हमें देखने को मिलेंगे। तो पहला ग्राफ पढ़ेंगे, दैट इज
पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एनालिसिस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिए। जब हम पोजीशन की बात करते हैं और स्पेशली जब हम 1D मोशन की बात करते हैं तो तीन ही तरह के पॉसिबल है। या तो बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस चले या पैरेलल टू एक्स एक्सिस चले, या बॉडी अलोंग वाई एक्सिस चले या पैरेलल टू वाई एक्सिस चले, या बॉडी अलोंग जेड एक्सिस चाहिए पैरेलल टू जेड एक्सिस चले। तो तीन ही ग्राफ हमारे पॉसिबल है, या तो एक्स टी ग्राफ या वाई टी ग्राफ या जेड टी ग्राफ बन जाए। बट आप मतलब समझने वाले समझ गए होंगे सर, अगर हम एक्स टी ग्राफ पढ़ेंगे तो ये दोनों के दोनों हमें खुद समझ में आएगा। या मतलब कहने मतलब बात है, इन तीनों में से अगर आप सिर्फ एक ग्राफ को पढ़ोगे, चाहे इसको पढ़ोगे या इसको पढ़ोगे, तो आपको बाकी के दोनों जो है खुद ब खुद समझ में आएगा। तो भले ही तीन पॉसिबिलिटीज है, बट हम तीन पॉसिबिलिटी देंगे नहीं, हम सर एक्सटी ग्राफ पे फोकस करेंगे और तीनों के तीनों हमें, दोनों के दोनों हमें फिर खुद ब खुद समझ में आएगा। पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि इससे पहले कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं, है ना, कैसे क्या बनता है, उसकी क्या एनालिसिस है, स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है ना, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है, कब जीरो होता है, कब नेगेटिव होता है, ये सब हम बाद में देखेंगे। बट पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा ग्राफ जो है वो किस क्वाड्रेंट में बनेगा। जो एक्सटी ग्राफ है वो किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट समझते हो आप, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों एक्स कोऑर्डिनेट, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट टी है और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें जो एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है बट वाई नेगेटिव होता है। ये आप समझ गए होंगे। तो मुझे आप खुद बताइए कि हमारा जो एक्सटी ग्राफ है वो किस क्वाड्रेंट में बनना पॉसिबल है। आप कहोगे सर एक काम मैं थोड़ा सोचता हूं, आप कहोगे जो एक्स है ना, एक्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई मतलब कोई हमें चिंता वाली बात नहीं है। बट जब हम टाइम की बात करते हैं तो यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन, एक कंस्ट्रेंट है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब आपको क्या देखना है, आपको वो क्वाड्रेंट देखना है जहां जहां पे टी की वैल्यू यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वहां पे हम ग्राफ बना सकते हैं, और जहां जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे नहीं बना सकते हैं। समझने वाले समझ गए सर। एक तो ये क्वाड्रेंट और एक तो ये क्वाड्रेंट कैंसल आउट हो गया, क्योंकि यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है यानी टी की वैल्यू जो है, एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं मैं, एक्स कोऑर्डिनेट यानी यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस पे कौन है, टी है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टी की वैल्यू चूंकि नेगेटिव है तो हम इन दो में ग्राफ नहीं बना सकते। और कल को अगर इन दो क्वाड्रेंट्स में अगर क्वेश्चन वाले ने ग्राफ बना दिया तो हम खटाक से बोलेंगे कि ये ग्राफ गलत है, क्योंकि ना इस क्वाड्रेंट में बन सकता है ना इस क्वाड्रेंट, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा जो ग्राफ बन सकता है वो या तो इस क्वाड्रेंट में बनेगा या तो इस क्वाड्रेंट में बनेगा। ये भी आपको क्वाड्रेंट भी पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं ये पे। अब यहां पे जरा देखो माय डियर फ्रेंड्स कि जब हम पोजीशन टाइम यानी हम क्या, मैं अभी पोजीशन टाइम को एक्सटी ग्राफ बोल सकता हूं, कोई मतलब आपको आपत्ति तो नहीं? हाँ। तो यहां पे दो ही तरह के पॉसिबल ग्राफ्स बन सकते हैं, दो ही तरह के पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं। सर कौन कौन से दो तरह के पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं? आओ देखते हैं। सर एक तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन सकता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन सकता है, और दूसरा जो सर है वो कर्व्ड ग्राफ बन सकता है। क्या? एक तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन सकता है यानी हमने एक्सटी ग्राफ बना दिया, या तो स्ट्रेट बन सकता है या कर्व्ड बन सकता है। ठीक है, दो ही तरह के पॉसिबल है। और आप समझने वाले समझ गए होंगे कि सर स्ट्रेट ग्राफ में भी दो ही तरह के पॉसिबिलिटीज है, दो ही तरह के, या तो इस टाइप पे बनेगा, इस टाइप पे बनेगा, या तो सर इस टाइप पे बनेगा, इस टाइप पे बनेगा। ठीक है, और कर्व्ड ग्राफ में भी आप समझ गए होंगे सर या तो इस तरह बनेगा या तो इस तरह बनेगा,
और या फिर किस तरह बनेगा सर, समझने वाले समझ गए या सर, ये नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्राफ, और यहाँ पे या तो ऐसा, चार ही पॉसिबिलिटीज है। हाँ सर, या तो इस तरह बनेगा। तो मतलब कहने का ये है कि हम एक्सटी ग्राफ, पहले फिर से समझो, फिर से हमारा जो ग्राफ था वो क्या था, एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हमने रिड्यूस करके एक्सटी ग्राफ बना दिया। फिर हमने कहा कि किस क्वाड्रेंट में बन सकता है। फिर मैंने क्या कहा कि एक्सटी ग्राफ की जो शेप है ना, शेप, वो तो या तो स्ट्रेट लाइन बन सकती है या तो कर्व, क्योंकि दो ही तरह के ग्राफ है हमारे पास है। फिर स्ट्रेट लाइन में या तो इस तरह बनेगा, इस तरह मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट ग्राफ बन सकता है, या तो नेगेटिव कांस्टेंट ग्राफ बन सकता है। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव कांस्टेंट ग्राफ जो है वो यहां से ही शुरू हो सकता है, कल को इधर से स्टार्ट हो, बट मैं शेप की बात कर रहा हूं, मतलब ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप, यहाँ पे पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप, यहाँ पे पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप, यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप, यहाँ पे नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप। कुल मिला के हमारे पास 6 ही तरह के पॉसिबल ग्राफ्स बन सकते हैं। अब जो इनका इनिशियल कंडीशन मतलब यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, को मान लो यहाँ से स्टार्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। ये कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कल को यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कल को यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। मतलब इनिशियल कंडीशंस डिफर हो सकते हैं। इस तरह यहाँ पे इस तरह भी बन सकता है, ये कल को इस तरह भी बन सकता है, ये कल को यहाँ पे भी बन सकता है। तो ऐसा हो सकता है, बट ग्राफ यही रहेंगे। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस हैं मेरे पास, ये सब पढ़ेंगे। और फिर हम कर्व्ड ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल हम करेंगे, और फिर हम ये भी कवर करेंगे। तो अब पहले हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई भी ग्राफ दिखे, चाहे ये ग्राफ या आने वाले जितने भी ग्राफ्स हैं, तो आपको क्या करना है, ये 6 स्टेप्स, आप 6 नहीं मतलब ये फॉलोइंग स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, स्टेप्स टू बी फॉलोड, स्टेप्स टू बी फॉलोड टू रीड द ग्राफ। यानी अगर हमें एक ग्राफ को स्टडी करना है तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वो जरा आप देखो, क्या तरीका क्या होता है वो जरा आप देखो। स्टेप नंबर 1, आपको पहला बेसिक से, आपको पता होगा मैं बेसिक से शुरुआत करता हूं और धीरे 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 एडवांस लेवल तक जाता हूं। स्टेप नंबर 1 की बात है कि आपको चेक क्या करना है, चेक वेरिएबल्स एंड, प्लस का मतलब एंड यूनिट्स। सर क्या कहने के मतलब है, मतलब ये है कि आप वेरिएबल्स मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मैं यहाँ पे लॉन्ग में नहीं लिख रहा हूं, बड़ा हो जाएगा, समझोगे आप कि क्या वेरिएबल्स मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मतलब जो ग्राफ हमने बनाया वो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वो आपको पहले देखना है। सर यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, और यहाँ पे यानी मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक्स और टी के जो है बनेगा, एक्स और टी के दरमियान बनेगा। वो हो गया चेक वेरिएबल्स। और फिर आपको यूनिट्स भी देखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी एक्स जो है वो किसका यूनिट क्या है, टी का यूनिट, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन वाला खेल जाता है, हमें यूनिट्स के चक्कर में ही खेल जाते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया होता है और आप जो है मीटर पर सेकंड में आंसर निकालते हो, फिर ऑप्शन में वही दिया गया होता है और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे यूनिट्स भी हमें चेक करना होता है। तो आप जो है आप कहोगे सर ये एक्स वर्सेस टी ग्राफ है, एक्स हमें मीटर में दिया गया है और टी जो है हमें सेकंड में दिया गया है। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हाँ, स्टेप नंबर 2 क्या करना है, आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। चेक क्वाड्रेंट प्लस आपको वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करनी है, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। बेसिक सी बातें हैं, कोई आपको बताएगा नहीं, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती करते हैं। सर ये क्या है चेक क्वाड्रेंट, मतलब आप ये देखो कि पहले स्टेप में आप जान गए ना कि किन के बीच में ग्राफ बन रहा है, तो आपने कहा एक्सटी वर्सेस ग्राफ बन रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो एक्सटी ग्राफ है वो किस किस क्वाड्रेंट में बन सकता है, किस किस में, या तो फर्स्ट में बनेगा या तो फोर्थ में बनेगा। तो हमारा पहले मुद्दा है कि क्वाड्रेंट चेक करो। सर हमने क्वाड्रेंट चेक किया, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वाड्रेंट भी चेक हो गया कि हाँ ये हो सकता है। फिर
वर्टिकल लाइन टेस्टिंग क्या कहता है वो जरा देखो। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। क्या कर दो? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो और देखो कि वो ग्राफ को कहां कहां पे कट कर रहा है। अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ो। बट अगर दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, कहने वाली बात ये है, सपोज मैं यहाँ पे मेरा एग्जाम, हाँ ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करोगे, आप क्या वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। अरे बन जा, एक मिनट, नहीं क्या हो जाता है बात। यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और आपने देखा कि ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये एक ग्राफ को एक पॉइंट में नहीं बल्कि दो पॉइंट में कट कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। फिर आप ये तुरंत नहीं बोलोगे कि सर ग्राफ गलत है, नहीं। आपको फिर ये अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या जो वर्टिकल लाइन है, क्या वो दो ग्राफ को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है, ये आपको अपने आप से सवाल पूछना है। फिर आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि क्या वर्टिकल लाइन टेस्टिंग ये बताता है हमें कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टी पे, यहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो इसलिए मैं टी की बात कर रहा हूं। लेट सपोज यहाँ पे टी की वैल्यू टी1 है, तो ये क्या कह रहा है वर्टिकल लाइन टेस्टिंग, वो कहता है कि एक टाइम पे, लेट सपोज टी1 टाइम पे हमें दो पोजीशंस मिल रहे हैं, दो वैल्यूज ऑफ एक्स मिल रहे हैं। लेट सपोज ये x1 है, ये -x2 है। तो हमें क्या है कि मतलब कहने वाली बात है, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग हमें ये बताता है कि एक ही समय पे बॉडी जो है वो दो पोजीशंस पे मिल रहा है। तो समझने वाले समझ गए होंगे सर, अगर ऐसा होता कि एक ही पॉइंट पे एक बॉडी, सॉरी एक ही टाइम पे एक बॉडी जो है वो दो पोजीशंस पे होते, दो जगह पे होते, फिर तो भवंडर हो जाता सर, फिर ऐसा मजा आता तो बोलिए मत। तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल लाइन टेस्टिंग से आपको ये समझ में आता है कि ग्राफ जो बनाया गया वो सही है कि नहीं है। कैसे? आप वर्टिकल लाइन टेस्टिंग देखोगे, अगर एक पॉइंट पे कट कराए तो फिर तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, पर अगर दो पॉइंट पे कट कराए तो फिर आपको ये सोचना है कि फिर आपको थोड़ा और एनालिसिस करना है कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि वर्टिकल लाइन दो पॉइंट्स पे इसको टच कर सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ सर, तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ सर, फिर आपको वर्टिकल लाइन टेस्टिंग भी हो गई। अच्छा सर, फिर स्टेप नंबर 3, फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है चेक इनिशियल कंडीशंस। चेक इनिशियल कंडीशंस, चेक इनिशियल कंडीशंस एंड चेंज। सर क्या मतलब, क्या आप बोलना चाह रहे हो? मैं बोलता हूं ना भाई, आपको ये देखना है कि इनिशियल कंडीशन को जरा समझना। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टीचर्स या स्टूडेंट ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो तो मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं मेरा सुनो कि चेक इनिशियल कंडीशन मतलब क्या। इनिशियल कंडीशन मतलब कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन है, टाइम है, तो उसको जीरो पुट करो, उसको जीरो पुट करो, यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो पुट करो। और आप देखो कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी एक्स है, उसका वैल्यू क्या है, टी इक्वल टू जीरो का। आप देखोगे सर टी इक्वल टू जब जीरो है तो एक्स भी तो जीरो ही है, अब सर एक्स तो जीरो है। ये होता है इनिशियल कंडीशन। अब मान लो कल को मैं टी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, कल को मान लो एस, तो क्या आप टी जीरो पुट करोगे? नहीं, आप एस को जीरो पुट करोगे और फिर देखोगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये होता है, ये मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कहते हैं कि टी को पुट करो। चेक इनिशियल कंडीशन मतलब टी को पुट करो। टी को पुट करोगे तभी जब वो हमारा इंडिपेंडेंट, अगर यहाँ पे कल को कोर होगा उसका वैल्यू हम जीरो करें। अच्छा, तो चेक इनिशियल करने हमने टी की वैल्यू जीरो कर दिया और एक्स वैल्यू हमें जीरो मिल गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम ये समझ गए कि पार्टिकल जो है या बॉडी जो है स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, इससे हमें ये पता चल गया। फिर चेंज को आपको ये चेक करना है कि चेंज का मतलब कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो, यानी जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ा रहे हो, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है आपको, सर जब मैं टाइम को बढ़ा रहा हूं तो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी एक्स है, वो भी तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है और एक्स भी तो बढ़ रहा है। हाँ सर, हाँ आप सर स्टूडेंट मेरे कहेंगे कि सर जैसे टाइम बढ़ाओगे एक्स भी बढ़ता है, इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट मेरे कहेंगे कि इसका मतलब है पार्टिकल जो है, पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन।
अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, है ना, जैसे टाइम बढ़ रहा है, मतलब मान लो ये बॉडी है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ता जा रहा है, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट से दूर हो रही है, सॉरी ओरिजिन से दूर हो रही है, इसका मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फिर स्टेप नंबर 3 जो हमारा यहाँ पे, सॉरी स्टेप नंबर क्या, कैलकुलेट स्लोप एंड एरिया। क्या, कैलकुलेट स्लोप एंड एरिया, कैलकुलेट स्लोप एंड एरिया। क्या करेंगे, कैलकुलेट स्लोप एंड एरिया। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं, अरे एक मिनट, इसको थोड़ा मैं नीचे लेके आता हूं। दर्द के अंधेरों से आगे, ठीक है, एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। आई एम सॉरी यार, मैंने यहाँ पे बोतल नहीं रखी ना, तो मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ, वेट कीजिएगा। दर्द के अंधेरों से ओके, तो क्या है, हम कहाँ पे थे, कहाँ पे थे बेटा, बेटा। अच्छा, अब हम स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3 तक आ गए। अब चौथा हम क्या, कैलकुलेट स्लोप एंड एरिया। स्लोप और एरिया को आपको कैलकुलेट करना है। अब स्लोप को कैसे कैलकुलेट करोगे, स्लोप को कैसे कैलकुलेट करोगे, स्लोप जब भी वर्ड आपके दिमाग में आए तो आपके दो ग्राफ्स आपके दिमाग में आना चाहिए। सर स्लोप आप स्ट्रेट लाइन का कैलकुलेट कर रहे हो या कर्व्ड ग्राफ का कैलकुलेट कर रहे हो। अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैलकुलेट कर रहे हो तो आप ये मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर होते हैं। बट अगर आप कर्व्ड ग्राफ जो है वो कर्व्ड ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे सर कौन सा, एवरेज की इंस्टेंटेनियस। तो आप मुझे कहोगे सर हाँ, चूंकि हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट है तो हम यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कैलकुलेट करेंगे। और एक बात जो है, जब भी हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करते हैं ना तो हम एवरेज ही कैलकुलेट करते हैं, ये बात मेरा ध्यान रखिए। हम कभी भी इंस्टेंटेनियस स्लोप स्ट्रेट लाइन का कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि इंस्टेंटेनियस स्लोप जो है वो तो एवरेज स्लोप के बराबर होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्लोप किसी भी पॉइंट पे निकालना कभी कभार हमारे लिए जो है वैल्यूज जो है ना कहीं पे सेट नहीं होती, हमें वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। बट चूंकि हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस स्लोप जो है वो एवरेज स्लोप के बराबर है, तो हम इंस्टेंटेनियस क्यों निकालेंगे, हम तो एवरेज ही निकालेंगे। तो कहने वाली बात ये है कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखोगे तो आप कभी भी इंस्टेंटेनियस स्लोप कैलकुलेट मत करना। क्या कैलकुलेट करना, एवरेज स्लोप ही कैलकुलेट करना, क्योंकि वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं और एवरेज स्लोप कैलकुलेट करना आसान होता है। अच्छा, तो आप इसका एवरेज स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे सर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जनरल कोऑर्डिनेट इसका मान लो तो क्या कोऑर्डिनेट आप कहोगे, सर इसका कोऑर्डिनेट x1 यानी t1 y1 यानी x1। यहाँ पे जो x एक्सिस पे है वो तो टाइम है, y एक्सिस पे क्या है x, तो यहाँ पे t2 x2, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ पे तो y होता है, यहाँ पे तो x होता है, ये क्या लिखा, अरे भाई यहाँ पे x की x एक्सिस पे जो है ना वो t है, तो यहाँ पे मैंने x ही लिखा है, बस वैल्यू जो है यहाँ पे t में है तो इसलिए लिखा। यहाँ पे मैंने y लिख लिया, बट हम चूंकि x यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में x पोजीशन हमारा है तो इसलिए मैंने ये लिखा। और फिर मैं अगर आपसे पूछूं स्लोप बताओ, तो आप बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा तो नहीं मानोगे, किधर लिखूं, इधर ही लिख देता हूं, स्लोप मेरे को बता दो क्या जाएगा। सर स्लोप कैसी बात कर रहे हो, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस t2 माइनस t1,
तो यहाँ पे जब हम स्लोप की बात करेंगे, तो वो क्या निकला, स्लोप को हम m से ही तो डिनोट करते हैं, स्लोप की बात करेंगे तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। सर ये तो हमें डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, सर ये तो हमें टाइम लग रहा है, टोटल टाइम। तो क्या ये हमें वेलोसिटी नहीं देती? हाँ सर, वेलोसिटी तो दे दी। इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ न सिर्फ स्ट्रेट लाइन एक्सटी ग्राफ, अब हम जब कर्व्ड ग्राफ बने तब भी हमें स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ जो हमें देता है वो वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी दे देता है। अब ये एवरेज वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या कैलकुलेट किया है। क्या आपने एवरेज स्लोप कैलकुलेट किया है, फिर तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। आपने इंस्टेंटेनियस स्लोप कैलकुलेट किया है, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। पर चूंकि हमें पता है सर स्ट्रेट लाइन में एवरेज और इंस्टेंट बराबर होते हैं, चाहे आप इसको एवरेज वेलोसिटी कहो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहो, दोनों के दोनों बराबर है। अच्छा सर, ये हमें पता चल गया कि जो स्लोप हमें देता है वो क्या हमें देता है? वेलोसिटी। इसको मैं समराइज लास्ट में कर दूंगा, मैंने आपके लिए ब्यूटीफुल समरी यहाँ पे बना के लिखी है यहाँ पे। अच्छा, फिर हमें एरिया, फिर आगे हम एरिया पे, यहाँ पे एरिया को कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने कहा कैसी बात कर रहे हो, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। आप कोई भी 2 पॉइंट्स लो, उसे यहाँ पे प्रोजेक्शन कर दो, यहाँ पे इसे भी यहाँ पे प्रोजेक्शन कर दो, ये क्या बन गया? ट्रिपीजियम। अब एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम क्या होता है सर? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगे सर? अगर इसके कोऑर्डिनेट्स t1, x1 है, इसका मतलब ये t1 है, ये x1 है, ये t2 है, ये x2 है। पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा सर? x1 प्लस x2, और हाइट क्या हो जाएगी सर? t2 माइनस t1। तो यहाँ पे अगर आपको दिखे तो ये हाफ, ये अगर मतलब हम कहेंगे तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और अगर हम ये कहेंगे ये टोटल टाइम है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2 कोई कुछ सेंस बनता है इसमें? नहीं सर, कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि एरिया ऑफ द एक्सटी ग्राफ जो है वो हमें ठुल्लू देता है। ठुल्लू क्या? एरिया ऑफ द जो एक्सटी ग्राफ है या पोजीशन टाइप ग्राफ जो है वो हमें ठुल्लू देता, मतलब कुछ नहीं देता उस समय कुछ, मतलब देता तो है, ऐसा नहीं, वो तो निकला कुछ हाफ इनटू ये, बट उसका कुछ मीनिंग नहीं है। हमारे इस सिलेबस में कुछ मीनिंग नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक ग्राफ को कैसे, देखो मैंने सिस्टमैटिकली आपको बताया ताकि आप जब भी सोचो तो एकदम सीक्वेंस वाइज में सोचो। पहला क्या है सर? पहला सबसे बेसिक ये है कि आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल चेक करोगे और इसके यूनिट चेक करोगे, फिर क्वाड्रेंट को चेक करोगे और वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे, फिर इनिशियल कंडीशंस को चेक करोगे और चेंज को चेक करोगे, फिर आपको क्या स्लोप कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, फिर आपको लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये आप समझते हो क्या? लास्ट बट नॉट लीस्ट का मीनिंग अब समझते हो क्या? अगर समझ गए ना तो बता देना। लास्ट बट नॉट लीस्ट का मतलब ये है कि मैं इसको लास्ट में जरूर बताता हूं, मतलब लास्ट में आपको ये मैं जरूर बता रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में जरूर है बट ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, स्टेप नंबर 5 ये है कि चेक नेचर ऑफ स्लोप। चेक नेचर ऑफ स्लोप। सर इसका क्या मतलब है नेचर ऑफ स्लोप? आप ये चेक करो कि जो स्लोप है क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। क्या देखना है आपको? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। आपको ये देखना है क्या हमारा जो स्लोप है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। कैसे पता चलेगा सर? अगर हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है फिर तो हमारा जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, और अगर हमारा जो ग्राफ है वो वेरिएबल है, सॉरी हमारा ग्राफ अगर कर्व्ड ग्राफ है तो फिर तो वेरिएबल होगा। क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे स्लोप जो है वो हमारा कांस्टेंट ग्राफ है, वो हमारा कांस्टेंट है। स्लोप जो है हमारा कांस्टेंट है, बट अभी हमें सूत्रों से पता चला कि स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? हाँ सर, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या माय डियर फ्रेंड्स आप ये नहीं कहेंगे कि सर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा? फॉर श्योर
या आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि सर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, मतलब ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जरूर है कि इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। मान लो कल को जो है एक्सेल जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं रही, वो वेरिएबल रही, वो किस केस में रहेगी? कर्व्ड ग्राफ के केस में रहेगी। क्या हम कर्व्ड ग्राफ पढ़ रहे हैं? नहीं। जब आप पढ़ेंगे और बात हम जानेंगे, और हम जानेंगे उस केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब, वो तो बात की बात है। एक टीचर वो नहीं होता है जो आपको एक ही समय में सब कुछ बता देता है, एक टीचर वो होता है जो आपको सही समय में बता देता है। अच्छा, अब देखो ये 5 जो है ना स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। बड़े भले आपको लगेगा सर इतना कुछ बता दिया, ये आप इतने अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको खट 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 से समझ में आएगा। तो फिर इस ग्राफ को आप स्टडी कर सकते हो क्या? इस ग्राफ को आप खुद स्टडी कर सकते हो क्या सर? आओ करते हैं, आओ करते हैं, मिलके करते हैं, और बड़े ही आराम से कैलकुलेट करते हैं, आराम से कैलकुलेट करते हैं। आओ सर, पहला स्टेप वेरिएबल्स और यूनिट चेक करना है। सर वेरिएबल एक्स है और टी है, एक्स का यूनिट है मीटर, इसका है सेकेंड, तो इसके बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं और यूनिट्स में हमने चेक किया। सर नंबर टू है सर क्वाड्रेंट और वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। क्वाड्रेंट और वर्टिकल लाइन टेस्ट, सर क्वाड्रेंट तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और मन में ही आपको कभी मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर बार वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अब मन में ही ड्रॉ कर दो। सर मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, जब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी तो वो जो वर्टिकल लाइन है वो इस ग्राफ को कहीं पे भी अगर मैं डाल लूं, वो इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, और जो हमें ये बताती है किसी टाइम पे ये पोजीशन इसकी है, एक पोजीशन है, जो कि हो सकता है। तो इसका मतलब हमने जो है ना वर्टिकल लाइन टेस्ट और क्वाड्रेंट भी हमने कर दिया। नंबर थ्री क्या करना है? सर इनिशियल कंडीशन चेक करना है। इनिशियल कंडीशन मतलब सर यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी टी है उसको जीरो कर दो, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स है उसको नोट्स कर दो। आप सोचोगे सर टी इक्वल टू जीरो है, जब टी इक्वल टू जीरो है एक्स हमारा जीरो नहीं है बल्कि एक्स कुछ एक्स है, मान लो एक्स कुछ ए है, तो एक्स हमारा ए है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है या जो बॉडी है, दैट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू ए, मतलब वो ऑरिजिन से, ऊपर वाले केस में क्या है, बॉडी जो है वो ऑरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है। अब क्या है, बॉडी पहले ही ऑरिजिन से पहले ही किसी दूरी पे है, a,0 पे पहले ही है, इसका ये मतलब है। अच्छा, फिर आपको क्या करना है सर? चेंज। फिर एक तो इनिशियल कंडीशंस, फिर क्या करना है? चेंज को कैलकुलेट करना है। चेंज क्या बताए सर? जैसे जैसे हम t को बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ पे t0, जैसे जैसे हम t को बढ़ा रहे हैं, x की जो वैल्यू है, देखो मैं कुछ नहीं बता रहा, आप ही बता रहे हो, x की जो वैल्यू है वो तो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है जो x है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है इज मूविंग अवे या टूवर्ड्स द ऑरिजिन। आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो कि ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। बॉडी जो है जब t इक्वल टू जीरो है, हमारा बॉडी पहले इधर थी, अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो इधर को नहीं जा रही है, वो इधर को आ रही है, टूवर्ड्स द ऑरिजिन आ रही है। हाँ सर, टूवर्ड्स द ऑरिजिन, ये भी हम समझ गए। फिर सर चौथा पॉइंट हमको बताओ। फोर्थ पॉइंट क्या है सर? फोर्थ पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पे स्लोप एंड एरिया को कैलकुलेट करना है। सर स्लोप हम तो कैलकुलेट क्या करना है? 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। एक है हमारा यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लो, और यहाँ पे क्या करो? फिर से वही x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यहाँ पे स्लोप वही आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी वेलोसिटी आएगी। और मजे वाली बात यह है कि यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? स्लोप क्योंकि इसका जो थीटा है विद द पॉजिटिव एक्सिस वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है स्लोप हमारा नेगेटिव होता है, और यहाँ पे जो स्लोप है हमारा वो क्या जाएगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप हमारा नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। फिर सर एरिया हमें ठुल्लू देता है, उसको हम
देखेंगे नहीं। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है सर, नेचर ऑफ द स्लोप। हमें स्लोप का नेचर हमें फाइंड आउट करना है कि स्लोप जो है क्या वो हमारा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। आप कहोगे सर ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ में हमारा स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये जो है पांच छह चीजें यहाँ पे, एक मिनट, हाँ पांच ही चीजें, पांच चीजें हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी। हम सारे ग्राफ्स पे यही फंडा लगाएंगे। फिर मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं सब, ये जो है ना आपको होमवर्क, आप सभी को आपको इसी 5 अंदाज में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इसी 5 स्टेप्स आपको लगाने हैं, ये सारे 5 स्टेप्स आपको लगाने हैं। देखो इसको देखोगे तो यहाँ पे पहला स्टेप आप क्या कैलकुलेट करोगे सर, एक्स टी, और एक्स जो है वो मीटर में है और टाइम टी जो है वो सेकंड में है। और फिर क्वाड्रेंट एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट, जब आप क्वाड्रेंट टेस्ट करोगे सब आप कहोगे ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स टी ग्राफ नहीं बन सकता है, तो यहाँ पे रिजेक्ट होगी। बाकी सब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर ये इसको भी वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये फेल हो जाएगा, बाकी सब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे इस ग्राफ को जरा देखो, ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, मैं बात कर लेता हूँ। दर्द के अंधेरे से आ गए उजालों में। बाकी सब पढ़ाई सही चल रही है कि नहीं चल रही है भाई? हाँ बताओ। देखो a position time graph, sorry, a position time for two cars A and B moving along straight road are shown in figure. What conclusion may be drawn from the graph? तो मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, वो भी कौन सा एक्स टी ग्राफ दिया गया है ऑफ दो कार्स का, टू कार्स का दिया गया है, कार ए और कार बी। कार ए जो है उसका जो थीटा है वो 60 डिग्री है, कार बी का जो थीटा है वो 30 डिग्री है। मेरे बच्चे वही कहेंगे सर पहली बात इसको तो यूनिट भी देना चाहिए था, ये मीटर में है ये सेकंड में है। तो पहली बात सर जो ग्राफ है वो एक्स और टी के बीच में बन रहा है, एक्स मीटर में है, टाइम सेकंड में है, पहली बात। दूसरी बात कौन सा, क्वाड्रेंट एंड वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। मेरे बच्चे कहेंगे कि जब हम ए को देखेंगे तो दोनों के दोनों तो क्वाड्रेंट तो हमारा चेक हो गया, दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई बात नहीं। फिर आपने ए के लिए वर्टिकल लाइन टेस्टिंग कर दिया, आपने देखा सर इसका जब वर्टिकल लाइन टेस्ट तो ये इसको एक ही पॉइंट में, ऐसा मत समझना कि ये 2 पॉइंट नहीं, ये तो बी का ग्राफ है, हम सिर्फ ए को देख रहे हैं, ए को देखा हमने तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो जो कि हो सकता है। तो वर्टिकल लाइन टेस्टिंग में भी इसी तरह करो, बी पे टच करो, कहीं पे भी ड्रॉ करो तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो हमारा वर्टिकल लाइन टेस्टिंग भी हो गया। फिर तीसरा हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। सर टी इक्वल टू 0 पे दोनों बॉडीज जो है एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब दोनों के दोनों बॉडीज ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं। आगे इसका ग्राफ भी बना, मतलब जो एक्चुअली ग्राफ, तो ए भी यहाँ पे ओरिजिन पे भी है और बी भी ओरिजिन, मतलब दोनों के दोनों जो है ना ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर फोर्थ पॉइंट हम क्या देखते हैं, स्लोप एंड, अच्छा चेंज भी देखते हैं हम। चेंज क्या देखेंगे सर, जैसे जैसे हमने टी को बढ़ाया एक्स भी बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे टी को बढ़ाया एक्स भी यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी जो है दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और क्या क्या सर, स्लोप एंड द एरिया कुछ नहीं देता है, स्लोप सर जाहिर सी बात है जब एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और उसका थीटा गिवन है, हम स्लोप डायरेक्ट ही बता सकते हैं। स्लोप ऑफ ए आ जाएगा tan 60 डिग्री, और स्लोप ऑफ बी जो आएगा दैट इज tan 30 डिग्री, और tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है। और हमें पता है इनका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, सो वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो √3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो 1/√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अगर आप रेशो भी निकालोगे, VA/VB निकालोगे, VA क्या है √3 डिवाइडेड बाय 1/√3, रेशो भी निकालोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 3 बन जाएगा, √3 × √3, तो 3 रेशो आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर,
तो फिफ्थ पॉइंट क्या है सर? नेचर ऑफ द स्लोप। स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये सब चीजें आप इन ग्राफ के बारे में इतना सब चीजें कैलकुलेट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मैं ये आपको होमवर्क दे सकता हूं? मैंने आपको वो जो होमवर्क दे दिए, क्या अच्छी तरह से देखा ना? ये होमवर्क है, 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 ये हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ सर्टेन पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस शोन। ठीक है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल दिस। ठीक है, मतलब थोड़ा अलग मान सकते हो। देखो सोल्यूशन, हमें एक्सटी ग्राफ दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है? एवरेज स्लोप कैलकुलेट करो। कहां से कहां? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। मेरे बच्चे कहेंगे एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो ए के लिए अगर हम देखेंगे टोटल टाइम तो ठीक है 0 से 2, अब हम देखेंगे 0 से 2 डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 से 2, ठीक है, 0 से 2। अब यहां पे इसको क्वेश्चन में देना चाहिए था कि जो पार्टिकल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है सर? चेंज इन द पोजीशन होता है। टी इक्वल किस इंटरवल में हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं? 0 से 2। तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गई सर? 0 पे जो पोजीशन होगी वो इनिशियल पोजीशन होगी। सॉरी, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन सर टी इक्वल टू 2 पे, टी इक्वल टू 2 पे हमारा मतलब इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन यानी 10 माइनस इनिशियल पोजीशन यानी 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज 2 सेकंड। सो 5 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। फिर बी पार्ट सर, टी इक्वल टू 2 से टी इक्वल टू 4, सर टी इक्वल टू 2 से टी इक्वल टू 4। इनिशियल पोजीशन क्या होगी सर? टी इक्वल टू 2 पे जो इनिशियल पोजीशन जो पोजीशन होगी वो हमारी इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? 4 पे। तो फाइनल पोजीशन हमारे यहाँ पे 5 हो गया। तो हम ये कहेंगे फाइनल पोजीशन माइनस, फिर से देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन सर माइनस 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम सर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 सर ये -5 डिवाइड बाय 2 आ गया, -2.5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये आप खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस इसमें ये क्वेश्चन आया है, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया है। तो आप ये होमवर्क दे दूं या कर लोगे? आप होमवर्क दे दूं, ये क्या बोल रहा हूं मैं, दे दूं क्या? नहीं, देखो बोल रहे हैं कि एक्सटी ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी हमारे वो दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनका एक्सटी ग्राफ दिया गया है। पोजीशन टाइम रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल, यानी ये जो ओरिजिन है इसको इसने कहा है स्कूल। ठीक है, टू दियर होम्स पी एंड क्यू, और पी की पोजीशन को इसने होम कहा है, क्यू के पोजीशन को भी होम कहा है। पी ए का घर है, क्यू बी का घर है। आपको चूज द करेक्ट। तो कह रहा है कि ए या बी इन दोनों में से चूज करना है। लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी, मतलब कौन स्कूल के पास रह रहा है? अरे कौन स्कूल के पास रह रहा है सर? आप कहोगे ये रहा ए, ठीक है, ए का जो घर है वो इस लोकेशन पे है, बी का घर जो है वो तो स्कूल से पी इतना दूरी पे है, स्कूल से क्यू इतनी दूरी पे है। ऑब्वियस सी बात है Q greater than Q है, sorry Q greater than P है, that means that Q that is home of B, P and it is home of A। तो इसका मतलब क्लोजर है ना, तो B A जो है हमारा that lives closer than B, obvious सी बात। फिर A/B starts from school earlier than B। अच्छा, अब वो ये देखना है कि दोनों में से ऐसा कौन है जो पहले ही घर जाना, मतलब घर जाने के लिए रेडी हो गया, घर जाने के लिए मतलब निकल गया। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको कि टी, वो आपको टाइम बताएगा। देखो
ये t इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट कर रहा है, ये जो है वो t इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट कर रहा है। जब t इक्वल टू 0 था तो ये तो इधर ही था स्कूल में, जब t इक्वल टू जो बढ़ रहा है तो इसकी पोजीशन भी घर की ओर बढ़ रही है। बट जो b है ना वो यहाँ पे देखो, मान लो ये t इक्वल टू t1 है, तो t1 टाइम पे जो है ना वो चलना स्टार्ट करता है। यहाँ समय तक तो वो अभी स्कूल में ही था, अब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि कौन जल्दी स्टार्ट, ए जो है ना बी से पहले ही निकल गया है। फिर वॉक्स फास्टर देन बी, आपको बताना है दोनों में से कौन ज्यादा तेज चल रहा है। दोनों में से कौन सा तेज चल रहा है, तेज मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है एक्सटी ग्राफ का जो वेलोसिटी कहां से निकालोगे आप, स्लोप से। जिसका स्लोप ज्यादा उसका जो स्पीड है वो ज्यादा, यानी वेलोसिटी ज्यादा। आपको ये सर इसका स्लोप ये है और इसका स्लोप ये, जाहिर सी बात है इसका थीटा ज्यादा है और इसका थीटा कम है, तो इसका मतलब ये है कि बी ज्यादा तेज चल रहा है, बी जो है ए से ज्यादा तेज चल रहा है। कौन ओवरटेक कर रहा है, कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, क्या बी ए को ओवरटेक कर रहा है या ए बी को ओवरटेक कर रहा है, देखते हैं। देखो जब t इक्वल टू 0 था तो ये चलना स्टार्ट कर दिया, ये चलना स्टार्ट कर दिया, ये इसको घर की ओर पहुंच रहा है, घर की ओर पहुंच रहा है। फिर जब t इक्वल टू, देखो यहां तक जब ये t इक्वल 1 हुआ ना, तो जो a है वो तो ऑलरेडी आगे पहुंच चुका है, बट ये अब चलना स्टार्ट कर रहा है स्कूल से। अब यहां से जब टाइम बढ़ता जा रहा है, ये भी आगे बढ़ता जा रहा है, ये भी आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमें ये बताना है। तो जाहिर सी बात है कि बी ही ए को ओवरटेक कर रहा है, क्योंकि यहां तक ए तो चल रहा था, इस समय जब यहां था तो बी भी चलना स्टार्ट कर दिया, ए यहाँ पे था, बी जो जब टाइम ये हुआ बी इधर आ गया, जब टाइम आया बी इधर आ गया, जब टाइम, तो ये इस टाइम पे बी ने इसको ओवरटेक कर दिया। ओवरटेक क्यों कर दिया, क्योंकि इसके बाद जरा मेरे माय डियर फ्रेंड्स, इस इंटरसेक्शन के बाद कौन आगे है, कौन आगे है, ए को देखोगे तो वो तो इधर है, बी को देखोगे तो वो तो आगे निकल चुका है, समझ रहे हो। बी इसे ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है ना। इंटरसेक्ट के बाद जो बी है, ए है वो नीचे है और ये ऊपर है, तो जाहिर सी बात है किसने ओवरटेक कर दिया, बी ने इसको ओवरटेक कर दिया। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो है ना 1 से एक ही बात ओवरटेक, आपको ऐसा लग रहा है कि तो मैं ज्यादा वो ये कर रहा हूँ और एक्सप्लेन, और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैं वो, क्योंकि मैं थक गया रे, मेरे से इतना ही हो गया, समझ गए हो। ये आसान सा ये बात है, बस थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थक गया। तो इतना था इस क्वेश्चन में। अब कर्व्ड ग्राफ आता है, मेरे को मैं ऐसा लगता है कि कर्व्ड ग्राफ नेक्स्ट वीडियो में ही मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर हम समरी में देखेंगे, बस इसमें भी कुछ उतना है नहीं, बस ये जो क्वेश्चन है आपको बड़े मजेदार इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, ये आपको सिखा देगा। और फिर मैं आपको ये समरी आपको याद रखनी है, ठीक है, ये समरी आपको याद रखनी है, वो मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं थक गया यार, मैं अभी भी कॉलेज से आया था इसलिए मैं थक गया। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।